स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, शाम 6 बजे के बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 6 से अधिक लोग घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का है चुनाव। प्रियंका गांधी ने वायनाड में किया रोड शो। जनता को संबोधित करते हुए भारी मतों से जीतने की अपील करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे। ब्रिस्बेन भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापे के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं कि आखिर जो पैसे मिले हैं वो पैसे किसके हैं। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के
सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ, आदिवासियों के अपमान, आदिवासी महिलाओं को फुसलाकर शादी करने और उनकी जमीन हड़प लेने के मामले पर भी सोरेन सरकार को घेरा। घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। अमित शाह ने सिमरिया और चित्रा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को केवल अपने परिवार का भला करने और जनता की अनदेखी करने वाली दलित और युवा विरोधी सरकार बताया। झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा विधानसभा के स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल एक काम हुआ है और वह है भ्रष्टाचार। चाहे पेपर लीक का मामला हो या बालू घोटाला हो या फिर नौकरी की बात हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे, बीए पास और इंटर पास को 2000 रुपया महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और क्या, कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया। यहाँ पे है कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है, वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया आया और शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम देके तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, गढ़वा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी बाकी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों के सामने बाकियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और MVA के 14 बाकी उम्मीदवार मैदान में हैं और दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बाकियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं कि जहां शिवसेना के दो धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। देखिए महाराष्ट्र से DD न्यूज के संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिव सैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है, यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया। प्रियंका गांधी वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. और बुलेटिन में यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपका फिर से स्वागत है।
दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब स्तर की सीमा को भी तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427, रोहिणी में 404 और अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। बता दें कि सामान्य वायु का AQI स्तर 50 होना चाहिए, वहीं 300 AQI सांस से संबंधित बीमारी के मरीजों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है, जबकि 400 पार AQI के साथ जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। यमुना नदी में सफेद जहरीली झाग की परत बनी हुई है, जिससे आगामी छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद यमुना का पानी साफ नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर हमलावर हैं। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार लोगों की समस्या सुलझाने की जगह उन्हें उलझा रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पैसों के लिए कुछ छठ समितियों की जगह कैंसिल कर दी है। दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियाँ इसमें आ रही हैं। तो हम इन सारे लोगों का एक लिस्ट लेकर के हम चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करके इस सारी जानकारी को, डिविजनल कमिश्नर के लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन। और यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक हीरो बताया है और बीते सप्ताह जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि 2015 के बाद भारत की उपलब्धि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रही है। ऐसी प्रगति अब तक किसी और देश में नहीं दिखी है। WHO ने कहा है कि दुनिया के बाकी देशों को भी भारत से सीख लेने की जरूरत है। 5 साल पहले भारत की अध्यक्षता में पूरी दुनिया ने साल 2030 तक टीबी से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखना, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया था। 2015 के बाद टीबी मरीजों के उपचार में जबरदस्त प्रगति देखी गई है। 2023 में देश में 27 लाख मामले मिले, जिनमें से 25.1 लाख रोगियों का उपचार सफल रहा और इससे उपचार कवरेज 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% तक पहुंच गया। 2015 में 2023 की अवधि में देश में टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट आई, जबकि विश्व स्तर पर ये 8.3% है। देश में टीबी से मौत के मामले प्रति 1 लाख की आबादी पर 28 से घटकर 22 तक पहुंच गए। टीबी के उपचार में सफलता हासिल करने के लिए हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और कम समय वाले BPLM आहार को मंजूरी दी है।
टीबी उन्मूलन के लिए बजट में 5.3 गुना की बढ़ोतरी की गई। 2015 में 640 करोड़ रुपए का ये बजट 2022-23 में 3,400 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया और देश में टीबी मरीजों को पोषण आहार सहायता दी जा रही है। बीते अक्टूबर माह में सरकार ने इस राशि को 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है और इसके तहत अब तक 1.13 करोड़ लाभार्थियों को 3,202 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत के टीबी की रोकथाम को लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन को सराहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीबी के मामलों में गिरावट भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे। वहीं देश को टीबी मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं जहां असम और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम में आज से 9 नवंबर तक चलने वाला कार्यक्रम भाषा गौरव सप्ताह शुरू हो गया है। ये पहल हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद हुई है, जिसमें राज्य सरकार भाषा की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रनौज पेगू ने सभी से असमिया साहित्य पढ़ने का आह्वान किया और सभी संगठनों को समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। They will celebrate this week as a Bhasha Gaurav, celebrating every local languages. Apart from Assamese, there are 6 other languages which are in Assam, which are enlisted in the 8th schedule of the Indian Constitution. There are preparations going on for introducing many other tribal languages as medium of instruction. और असमिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में पूरे असम में 3 से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाषा गौरव सप्ताह एक उल्लेखनीय प्रयास है जो असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर लोगों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। असम के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि सप्ताह भर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों से लोगों और असमिया संस्कृति के बीच जुड़ाव और गहरा होगा। मैं असम के बाहर के असमिया लोगों से भी इन कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्तों की आगे बढ़ने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। और ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद किया। संवाद के दौरान विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत में रोजाना 28 किलोमीटर सड़कें और 12 से 14 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है। और आज डीडी न्यूज का स्थापना दिवस है। आज 24 घंटे के तौर पर डीडी न्यूज चैनल को 21 साल पूरे हो गए हैं। 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। पेश है ये खास रिपोर्ट। दूरदर्शन भारत के मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय। देश की पहली टेलीविजन सेवा जिसमें
जब समाचार सेवा आरंभ हुई तो समाचार वाचकों ने नई परंपरा स्थापित करते हुए अपने अद्वितीय अंदाज और आवाज से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, जो आज भी दर्शकों के जहन में तरोताजा है। 1970 के दशक से ही दूरदर्शन के समाचार प्रसारण का दर्शक इंतजार करते थे। Good evening. The headlines. Brisk to moderate polling is reported in the Nagaland Assembly election. सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, रिनी साइमन, सुनील टंडन, सरला माहेश्वरी जैसे समाचार वाचक जब समाचार पढ़ते थे तो लगता था मानो केवल खबरें नहीं बल्कि देश की धड़कन बयां कर रहे हैं। के आसपास कुछ इलाकों को छोड़कर सारे शहर से कर्फ्यू समाप्त। पेशेवर अंदाज, आत्मविश्वास से सजी सजीव और प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शक पूरी तरह से जुड़ जाते थे। वक्त बदला, सदी बदली और 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन समाचार को विस्तार मिला और डीडी न्यूज चैनल 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया। नए दौर में तकनीकी प्रगति ने न्यूज एंकरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 20वीं सदी के समाचार वाचक 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी विरासत को नए दौर के न्यूज एंकर्स, परंपरा और नवाचार, आधुनिक तकनीक और नवीन दृष्टिकोण के साथ साथ नई ताजगी, नई ऊर्जा के सामंजस्य से और समृद्ध बना रहे हैं। पारंपरिक टेलीविजन से आगे आज के डिजिटल युग में डीडी न्यूज सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है। डीडी न्यूज हमेशा की तरह आज भी दे रहा है सटीक और विश्वसनीय समाचार। इसी का परिणाम है कि डीडी न्यूज नेटवर्क बन गया है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज। इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज।